हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड हमारी जो एक विशेष क्लास हमने स्टार्ट की थी कल, उसको जो है फ्रेंड्स एक कदम और आगे बढ़ाएंगे हम लोग। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने भरपूर प्रतिसाद दिया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से उस सेशन को देखा। मैंने कई सारे कमेंट्स देखे, उसके अंदर में बच्चों ने जो है आंसर्स किए हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो जब लेक्चर देख रहे थे वो लोग आंसर्स भी करते जा रहे थे। उन्होंने एक बच्चे ने लिखा कि वो रिवीजन कर रहा है और रिवीजन करते करते आंसर कर रहा है कमेंट में। बहुत अच्छी चीज है और ये एक हेल्दी कम्युनिटी की निशानी है। तो टीचिंग परीक्षा कम्युनिटी जो है ये बहुत एक कोऑपरेटिव, एक हेल्दी कम्युनिटी है जो आगे बढ़ेंगी, जिसके मैक्सिमम मेंबर्स जो है आप लोगों को टॉपर लिस्ट में दिखेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि टॉप 100 के अंदर में सिर्फ और सिर्फ टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स होने चाहिए। चलिए तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में इस लक्ष्य को लेकर, क्योंकि लक्ष्य बड़ा रखेंगे तभी जो है ज्यादा मेहनत करने के लिए हिम्मत जुटा पाएंगे, ज्यादा मेहनत करने के लिए जो है साहस जुटा पाएंगे। चलिए तो इसी के साथ में हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं। सबसे पहले उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो इस सेशन को एनर्जी दे रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इस सेशन को अपनी ऊर्जा दी है, ताकि और ज्यादा एनर्जी के साथ में हम लोग सेशन को कंडक्ट कर सके। हाथ ऊपर कर देंगे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। ठीक है, काफी सारे बच्चे यहाँ पर में देखिए जो कंटिन्यूअसली जो है फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर करते जा रहे हैं और अपना प्रतिसाद यहाँ पर में दे रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के अंदर में आया था 1 to 5 के अंदर में। अब ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 1 to 5 के अंदर में, या फिर आप कहे 6 to 8 में, 9 10 में, 11 12 में, कहीं पे भी आप लोगों का जो है फ्रेंड्स रिपीट होकर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ब्राह्मो समाज का प्रभाव मुख्यतः कहां तक सीमित था। देखिए पहली बात तो अगर मैं आपको बताऊं, ब्राह्मो समाज की स्थापना जो है आप लोगों को याद रखना है राजा राममोहन रॉय ने की थी। ठीक है, राजा राममोहन, ठीक है, रॉय RRR ने इसकी स्थापना उन्होंने 1828 के अंदर में कहां पर में की थी, तो कलकत्ता के अंदर में की थी। ये याद रखना है आप लोगों ने, कलकत्ता के अंदर में इन्होंने स्थापना की। ब्राह्मो समाज जो है बेसिकली आप लोगों को याद रखना कि जो वैदिक परंपरा है उसके अंदर में एक हर वेद के लास्ट में कुछ उपनिषद जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, टोटल 108 उपनिषद है। तो ब्राह्मो समाज मेनली उपनिषद के अंदर में मानता था। उपनिषद की जो टीचिंग्स है उसमें मानता था। उपनिषद, ठीक है, उपनिषद का मतलब ही होता है गुरु के समीप बैठकर सीखना। आप लोगों को पता है ना, गुरु शिष्य परंपरा होती थी इस तरीके से। मान लो कि ये जो है पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर में जो है पेड़ के नीचे में, यहाँ पर में जो है वो अपन ने बनाया हुआ है, यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, पता नहीं मेरे को बैठा हुआ बनाना नहीं आता मेरे को। ठीक है, तो ये मैं बैठा हुआ हूँ, ये आप लोग नीचे में बैठे हुए हो। ठीक है, और यहाँ पर मैं मस्त है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ टीआरई और आप लोग पढ़ रहे हो। तो ये आप पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ, ये जो आदान प्रदान हो रहा है ज्ञान का, ये गुरु शिष्य परंपरा, तो इसका जो ज्ञान निकला था उस समय, अब हो सकता है ऑब्वियस बात है उस समय पता नहीं वो जो उस समय की जो चीजें थी, जीवन क्या है और ये सब सारी चीजों के बारे में उनकी ज्ञान की बातें हो रही थी, तो वो सारा ज्ञान आपको उपनिषद में मिलेगा, वेदांत के अंदर में। ठीक है, तो इसमें मानते थे। तो ब्राह्मो समाज, ये आप लोगों का एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ब्राह्मो समाज कौन सी चीज के अंदर में सबसे ज्यादा आस्था रखता था, उपनिषद के अंदर में। और इसका जो प्रभाव था वो केवल और केवल आप लोगों को शहरी क्षेत्रों के शिक्षित वर्ग के अंदर में ज्यादा देखने के लिए मिला। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रभाव बढ़ता गया, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और बहुत सारे लोग सामने आए, देश भर के अंदर में अलग अलग जगहों के ऊपर में अलग अलग जो है समितियां बनी, अलग अलग समाज बने, अलग अलग संस्थाएं बनी, उन्होंने फिर उसको ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाया। बट ब्राह्मो समाज जो बना था, इसका मुख्य जो प्रभाव था वो मुख्यतः जो शहरी क्षेत्र के शिक्षित वर्ग थे उन्हीं तक सीमित था यहाँ पर में। ठीक है, एक पैर के ऊपर में बैठे हैं सर आप, हो क्या? ठीक है, पता नहीं, ये देखिए ये तो गिर गया बेचारा फिर तो नीचे। ठीक है, इस हिसाब से तो चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी। और ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, री एग्जाम के अंदर में आगे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। ठीक है, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना हुई थी 1885 के अंदर में। इसका पहला सेशन कहां पर में हुआ था? इसके पहले सेशन के अध्यक्ष कौन थे? कितने लोग आए थे पहले सेशन के अंदर में? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। देखिए 4 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स 1500 के करीब बच्चे यहाँ पर में जुड़ गए हैं, 1200 से ज्यादा लाइक आप लोगों ने कर दिए हैं। तो ऐसे ही आप सभी के सभी अपना अपना योगदान देते रहेंगे। ठीक है, इसी से आप लोगों के लिए और ज्यादा सेशंस और ज्यादा जो है मेहनत करने की जो है क्षमता हम लोगों को मिलती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 के अंदर में जब इसकी स्थापना हुई तो लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। ये याद रखना आप लोगों ने, ये क्वेश्चन सारे आप लोगों की टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में उपलब्ध है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से 1885 के अंदर में बॉम्बे के अंदर में जो है फ्रेंड्स इसका जो है इस सेशन की पहला सेशन हुआ था बॉम्बे के अंदर में। और दूसरी बात अगर मैं करूं कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो वोमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी जो है इसके अध्यक्ष थे। ये याद रखना, कलकत्ता के बहुत बड़े वकील थे वोमेश चंद्र बैनर्जी। बॉम्बे के अंदर में जो है फ्रेंड्स पहला सेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष पहले वोमेश चंद्र बैनर्जी थे अध्यक्ष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग लिखेंगे वोमेश चंद्र बैनर्जी। कितने लोग आए थे पहले सेशन के अंदर में? 72 लोग आए थे, 72 लोग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। सभी ये सारी चीजें लिख दीजिए। अच्छा, 1885 के अंदर में आप लोगों का ये सेशन बॉम्बे में नहीं होना था। आपको थोड़े दिन पहले जब मैंने पेड क्लास के अंदर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पूरी क्लास कराई, उसमें बताया था कि पहले ये सेशन आपका कहां पर में होना था, कौन से शहर में होना था, जहां पर में प्लेग फैल गया था जिस वजह से इसको शिफ्ट किया गया, पुणे के अंदर में। वेरी गुड, ठीक है। तो ये सेशन पहले पुणे के अंदर में आयोजित होना था, पुणे के अंदर में, ठीक है। लेकिन पुणे में प्लेग फैलने की वजह से इसको बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर में, ठीक है। तो पुणे में होना था लेकिन बॉम्बे में किया गया। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का फ्रेंड्स DSSB के अंदर में आया था, ठीक है, कहां पर में आयोजित किया जाना था। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंगाल विभाजन, चलिए आ जाइए, बंगाल विभाजन की बात कर लेते हैं। 1905 के अंदर में हुआ था, ठीक है। कौन थे उस समय में? तुम्हारे चचा का लड़का था उस समय में, लॉर्ड कर्जन, जो भारत का वायसराय था। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, बंगाल के विभाजन का मुख्य कारण था हिंदू मुस्लिम्स को जो है वो अलग अलग करना, क्योंकि हिंदू बहुल इलाकों को और मुस्लिम बहुल इलाकों को अलग अलग कर दिया गया था उस समय में, ठीक है, बंटवारा बांटना, ठीक है। और उस समय में जो है ये तो वायसराय थे, वायसरॉय। एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है क्या? अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोगों ने पेड क्लास की थी और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड 30 डेज 30 चैलेंजेस जो आप लोगों को मिलने वाले पेड क्लास के अंदर में, ठीक है, उसके अंदर में जितना सिलेबस आप लोगों को पढ़ाया उसको बार बार आपने रिवाइज करना है। इतना रिवाइज आप लोगों को करवा दूंगा, इतना रिवाइज आप लोगों को करवा दूंगा कि आप लोग जो है एग्जाम के अंदर में बहुत आसानी से क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करके आ पाओगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ में। तो वायसराय था लॉर्ड कर्जन। और उस समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था बंगाल का? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्वेश्चन हम लोगों ने पेड क्लास में करवाया था, एक बार वापस से बच्चों की रिवीजन के लिए लगा दीजिए, क्योंकि उसमें डिटेल में हमने पढ़ा हुआ भी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर था एंड्रयूज, ठीक है, एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है, एंड्रयूज फ्रेजर, ठीक है, एंड्रयू फ्रेजर, ये याद रखना है आप लोगों ने, एंड्रयूज फ्रेजर, ओके। ये बंगाल का जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस समय में। और ये जो लॉर्ड कर्जन था ये पूरे भारत का वायसराय था, ओके। ये लॉर्ड कर्जन पूरे भारत का वायसराय था और ये बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ठीक है, एंड्रयूज फ्रेजर, ठीक है। तो इसके बाद में कौन सा वाला आंदोलन स्टार्ट हुआ था? इसके बाद में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। बंगाल के विभाजन के बाद में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर में बात की गई कि हम स्वदेशी चीजों को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो 1905 के अंदर में बंगाल के विभाजन के बाद में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो 1920 में चला था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के अंदर में, ठीक है, दांडी यात्रा के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो ये आप लोग जो है थोड़ा सा याद रख सकते हो। पूर्ण स्वराज मूवमेंट जो है ये 1929 में लाहौर अधिवेशन के बाद में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से सारी की सारी चीजें आप लोगों ने बता दी है। तो 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आप लोगों से पूछता हूं, मुझे बताइए कि बंगाल विभाजन के समय में कौन सा स्लोगन बहुत ज्यादा फेमस हो गया था? ठीक है, जल्दी से लिख देंगे आप सभी। अब देखिए एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा अलग से आप लोगों को बता दो, तो टीआरई 3 के अंदर में 6 to 8 की एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन 19/7/2024 को, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? ठीक है, तो आप लोग बताइए कि भारत के अंदर में, ठीक है, भारत के अंदर में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहां पर में स्थापित किया गया है? जी, तो आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स कि इनमें से यहाँ पर में आप लोगों का जो मोरेना नाम की जगह है मध्य प्रदेश के अंदर में, यहाँ पर में जो है घड़ियाल प्रजनन, ठीक है, यहाँ पर में आप देख सकते हो इस प्रकार से जो है आप लोगों को जो घड़ियाल है यहाँ पर में, ठीक है, क्रोकोडाइल जिसको कहा जाता है, वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे ये इस प्रकार से। तो इनके इनके प्रजनन के लिए जो केंद्र बनाया गया, इनके लिए एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र जहां पर में ये अपनी संख्या को बढ़ा सके, ठीक है। तो प्रजनन केंद्र कहां पर में बनाया गया इनका? मुरैना के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में बनाया गया। ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना है वापस से, क्योंकि अभी अभी आया हुआ क्वेश्चन है, वापस से री जो है आस्क हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, मुरैना एमपी के अंदर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन था आप लोगों का जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, ठीक है, यूपीपीसीएस सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर में आया हुआ है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? देखिए अगर उस समय में बंगाल के विभाजन के समय में भारत का वायसराय बोला जाए, वायसराय कौन था? तो वायसराय जो है आप लोग लगा सकते हो लॉर्ड कर्जन, ठीक है, कर्जन थे,
लॉर्ड कर्जन। लेकिन बंगाल के विभाजन के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था बंगाल का, तो ये अभी आप लोगों को बताया मैंने, एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है, सर एंड्रयू फ्रेजर। तो ये आप लोगों ने याद रखना था। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 2100 से ज्यादा बच्चे जो है यहाँ पर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, ठीक है, और 1425 लाइक्स हुए हैं। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे आप सभी के सभी, ताकि इसी तरीके से एनर्जेटिक सेशन आप लोगों के लिए लिए जा सके, ठीक है। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए, हर एक बच्चा, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। नाउ देखिए फ्रेंड्स, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने बंगाल का जब पार्टीशन हुआ तो उस समय में क्या एक चीज जो है उस पर जोर दिया था ताकि एकता जो है वो बढ़ाई जा सके। तो 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, यूनिटी ऑफ बंगाल के ऊपर में जोर देते हुए एक प्रोग्राम सजेस्ट किया था। वो प्रोग्राम क्या था, ठीक है, तो ये प्रोग्राम था आपका टाइंग ऑफ राखी ऑन ईच अदर्स रिस्ट, ठीक है, एक दूसरे की कलाई के ऊपर में राखी बांधना। ये आप लोगों को याद आ रहा है, हम लोगों ने पेड क्लास के अंदर में भी पढ़ा था कि 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, रक्षाबंधन जो है वो डे ऑब्जर्व किया गया। और ये किसने सजेस्ट किया था आप लोगों को, मैंने उस समय बताया भी था कि रविंद्रनाथ जो टैगोर है, रविंद्रनाथ ठाकुर भी जिनको कहा जाता है, उन्होंने ये इसको सजेस्ट किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन का डे जो है उस दिन सजेस्ट किया था कि सब लोग जो है उस राखी भी बांधो, और ताकि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में दिखाया जा सके। हिंदू मुस्लिम्स को बांधे, मुस्लिम जो है वो हिंदू को बांधे, ठीक है, तो राखी बांधते जाए सभी लोग। तो 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन सजेस्ट किया था इन्होंने। अदरवाइज जो है फ्रेंड्स, एक और दिन के रूप में इसको मनाया गया था, द डे ऑफ मॉर्निंग, द डे ऑफ मॉर्न, ठीक है, शोक दिवस के रूप में भी इसको मनाया गया था, शोक दिवस, शोक दिवस के रूप में, ठीक है, शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। ये याद रखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ अब देखिए, इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, ये आपको बताना है। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस नाम से प्रसिद्ध नारा किसने दिया। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया फॉर इंडियंस नाम का जो ये नारा था, आप लोगों का प्रसिद्ध नारा, ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अगर आप लोगों को बता दूं तो इन्होंने जो है फ्रेंड्स आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है, आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कौन से ईयर में की थी, चलिए ईयर जल्दी से बताइए आप सभी के सभी, ये ब्लैंक आप लोगों ने भरना है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि कब इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। तो 1875 के अंदर में की थी। अच्छा, कहां पर में की थी इन्होंने इसकी स्थापना, तो बॉम्बे में की थी, बॉम्बे में। लेकिन बाद में उन्होंने जो है इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया, बाद में हेडक्वार्टर उन्होंने लाहौर में शिफ्ट कर लिया था, ठीक है, 1877 के अंदर में। बट स्टार्टिंग में इन्होंने इसकी स्थापना कहां पर में की थी, बॉम्बे में। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कहां पर में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके अलावा स्वदेशी और हिंदी भाषा दोनों का, स्वदेशी का और हिंदी भाषा का समर्थन जो है इन्होंने किया था सबसे पहले, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, इंडिया फॉर इंडियंस नाम से जो है इन्होंने नारा दिया था। इवन इन्होंने एक और नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। तो वेदों की ओर लौटो वाला नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो, बैक टू दी वेदास, मतलब वेदों की तरफ में वापस से देखो, तो वेदों की ओर लौटो वाला नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ये भी याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना है आप लोगों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितना आंसर इसके अंदर में लगा पाते हो। देखिए यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन है आप लोगों का। क्वेश्चन में बोला गया है कि किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था। ये बीपीएससी के पहले भी आ चुका है एग्जाम के अंदर में, और ये रिपीटेड क्वेश्चन था जो टीआरई में आया, और इसीलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि जो 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को दिए है ना, बाइलिंगुअल क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, वो आप लोगों के लिए रामबाण है, ठीक है। तो कोर्स, टीचिंग परीक्षा का जो कोर्स है वो, और प्लस 10,000 प्लस क्वेश्चन, ये कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक है कि आप लोग जो है बहुत आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि लोक हितवादी नाम से किसको जाना जाता था, तो गोपाल हरि देशमुख जो थे, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख, ये महाराष्ट्र के जो है एक समाज सुधारक थे। कहाँ के थे ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आप देखो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लोक हितवादी के नाम से मशहूर गोपाल हरि देशमुख कहां से बिलोंग करते थे, तो महाराष्ट्र के जो है फ्रेंड्स ये एक समाज सुधारक थे, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इन्होंने जो है एक समय में न्यायाधीश का पद भी संभाला था, तो न्यायाधीश गोपाल हरि देशमुख के नाम से भी आप लोग इनको जानते हो, मतलब पढ़ाई की थी और न्यायाधीश भी बने थे ये अंग्रेज ब्रिटिश राज के समय में, ओके। चलिए, तो लोक हितवादी,
लोकहित, क्योंकि लोगों के बारे में सोचते थे ये, तो लोकहितवादी, जनता के बारे में सोचने वाला व्यक्ति, लोकहितवादी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते थे इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर जिंदगी में पहली बार इतिहास पढ़ रहा हूँ, ऐप पर जनवरी में क्लास लिया था, अब 80% से भी ज्यादा प्रश्नों को फोड़ पा रहा हूँ, थैंक यू सो मच सर। देखिए विश्व प्रताप जी का एक बहुत ही सुंदर सा कमेंट यहाँ पर में आया है। ठीक है, और ये एक चीज है, ये टीचिंग परीक्षा के जो स्टूडेंट्स है उनका ये फीडबैक, और ये चीज जो है बताती है हमें कि ऐसे और बच्चों की इस तरह से जब बच्चों का फीडबैक मिलता है तो और ज्यादा जो है इनके लिए मेहनत करनी है, और ज्यादा इनको जो है कॉन्फिडेंस दिलाना है। तो ये कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए, विश्व प्रताप जी बहुत आगे जाओगे आप। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए यहाँ पर में आप लोगों का 11th-12th की जीएस के एग्जाम के अंदर में आया, निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा नहीं है? कौन सा कारण था जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह स्टार्ट नहीं हुआ? आप लोगों को मैंने कुछ कारण बताए थे जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उनमें से एक कारण था, ठीक है, कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दत्तकता को मान्यता देने से इनकार करना, कि अगर कोई व्यक्ति, कोई राजा है, अगर उसने उसका खुद का पर्सनल प्राइवेट बेटा नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक राजा है, ठीक है, वो इतना बिजी था, इतना बिजी था अपनी जनता की सेवा करने के लिए कि उसको समय ही नहीं मिला, या कोई और भी कारण हो सकता है, तो उसका खुद का बेटा ही नहीं हुआ, या कोई और भी कारण भी हो सकता है। ठीक है, उसका पर्सनल बेटा नहीं है, सन नहीं है, उसका पर्सनल वाला नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने भाई का या किसी और का या अपने करीबी रिश्तेदार का बेटा जो है गोद ले लेगा, उसको गद्दी पे बिठा देगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, स्पेशली डल हाउसी ने, ठीक है, जो दत्तक लेने की प्रक्रिया थी उसको बंद कर दिया उसने। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये एक जो पॉइंट था यहाँ पर में, हड़प की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो ये एक कारण तो था, ये कारण तो था। बाकी लोगों के अंदर में जो है ये डर बैठ गया था कि भाई हमारा राज्य अगर मान लो कि बच्चा नहीं हुआ तो राज्य हड़प लेंगे। ठीक है, परसेप्शन दैट ब्रिटिश आर डिस्ट्रॉइंग सोशियो रिलीजियस कस्टम, ठीक है, हमारे इंडियन सोसाइटी का जो है भारत के द्वारा जो पवित्र रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज है उसको खत्म कर रही है, ये भी एक कारण था। ब्रिटिश वर प्रोटेक्टर ऑफ पीजेंट्री, अंग्रेज किसानों के रक्षक थे। अच्छा, अगर अंग्रेज किसानों के रक्षक होंगे तो फिर विद्रोह क्यों करेंगे हम लोग? हम पागल है? हम लोग क्या पागल है अपन भारतीय लोग? ठीक है, कि अंग्रेज किसानों की रक्षा करेंगे और फिर भी हम उनके खिलाफ विद्रोह करेंगे? ये कारण था क्या? आप बताइए यहाँ पर में, क्या ये कारण हो सकता है कि अंग्रेज भारत के किसानों की रक्षा करे फिर भी हम उनका विरोध करें? नहीं ना, तो ये वाला कारण नहीं था। ठीक है, ये कारण नहीं था ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो आंसर जो है आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जी। तो देखिए 9 मार्च, ठीक है, 2025, बहुत ही आशा भरी नजरों से हम 9 मार्च 2025 की तरफ में देख रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कब घोषणा हो सकती है, तो टीआरई 4 की और टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर लाइव उसका टेलीकास्ट भी आप लोगों के लिए होगा, पूरा का पूरा गांधी मैदान से जो पत्र वितरित होने वाले हैं उसका। और तो आप लोग तैयार रहिए, मोस्ट प्रोबेबली तब घोषणा हो जाए तो आप लोग अभी से अपने आप को मजबूत बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एक जो ये सारे कारण तो थे ही, एक दो कारण, ठीक है, इसके अलावा एक जो इमीडिएट कारण था वो था ये बंदूक, ये एनफील्ड राइफल। ये जो एनफील्ड राइफल थी ये 1856 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, आप लोगों को जो 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन दिए गए उसके अंदर में ये पॉइंट एक क्वेश्चन में आया हुआ भी था कि एनफील्ड राइफल कब इंट्रोड्यूस की गई थी, तो 1856 के अंदर में इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, और जब धीरे धीरे अफवाह फैली कि इसके अंदर में इसकी जो कार्ट्रेज है, जो रिफिल है इसकी, उसके अंदर में काव और पिग का ग्रीस लगा हुआ है, उसके फैट का ग्रीस लगा हुआ है, तो लोगों ने जो है सिपाहियों ने इसको यूज करने से मना कर दिया और फिर बाद में विद्रोह जो है वो भड़क गया। बहुत सारे कारण थे लेकिन ये तत्कालिक कारण था, एकदम इमीडिएट कॉज। अच्छा, दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास थी जिसके प्रमुख थे। बिहार एग्रीकल्चर 2023 का क्वेश्चन है, अगर किसी ने भी सही से लेक्चर देखे तो वो इसका आंसर कर पाएगा। चलिए 2700 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में। ठीक है, 1800 के करीब लाइक्स कर दिए, जल्दी से सभी के सभी बच्चे, ठीक है, मिलकर यहाँ पर में एक हलफ उठाइए कि 2000 से ज्यादा जो है अगले 2 मिनट के अंदर में हम लोग मिलकर कर देंगे सेशन को लाइक। और जिन बच्चों ने सेशन को ऑलरेडी लाइक कर दिया वो हाथ भी उठा देंगे ताकि यहाँ पर में उनका नाम जो है रिकॉर्ड हो जाए हमारे पास में कि ये लॉयल बच्चे हैं और अच्छे से देख रहे हैं क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर बात करें कि बहादुर शाह जफर जो है वो दिल्ली से लड़ रहे थे, लेकिन वास्तविक जो कमान संभाली थी दिल्ली में वो संभाली थी जनरल बख्त खान ने। ये कहां से बिलोंग करते थे? ये बरेली से बिलोंग करते थे, लेकिन लड़ते लड़ते कहा आ गए थे? ये लड़ते लड़ते जो है दिल्ली आ गए थे। ठीक है, और दिल्ली में इन्होंने कमान संभाली। बहादुर शाह जफर नाम मात्र के थे,
एक्चुअल में दिल्ली में लड़ाई जो लड़ रहे थे वो लड़ रहे थे बख्त खान, ठीक है, जनरल बख्त खान, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। अच्छा, 1857 की लड़ाई कौन से तारीख को स्टार्ट हुई थी और कहां से स्टार्ट हुई थी, एकदम फास्ट जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी। देखिए यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैं कवर हो गए आप लोगों के, दोनों आ चुके हैं, ठीक है। 1857 की लड़ाई जो है 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी मेरठ से, ठीक है। तो 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुई थी, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है इस पर्टिकुलर पॉइंट की। 1 नंबर यहां मिलेगा आप लोगों को, 1 नंबर यहां मिलेगा, दोनों के दोनों पॉइंट लिख दीजिए जल्दी जल्दी से, दोनों लिखिए आप लोग, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं यहां पर में कि बिहार से कौन लड़ रहे थे। तो बिहार से जो है फ्रेंड्स जगदीशपुर के जो एक ओल्ड जमींदार थे, ठीक है, कुंवर सिंह, इन्होंने जो है कमान संभाली थी मेनली। अच्छा, पटना के अंदर में जो है बिगुल किसने फूका था, पटना के अंदर में कल मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। जल्दी से नाम बता सकते हो, बुक सेलर थे वो, किताब विक्रेता थे, बुक सेलर। देखते कितने लोगों को नाम याद आ रहा है। तो भारतीय भाषा में देखिए, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव मतलब विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। मैं आपको बताऊं उस बुक का नाम क्या था, ठीक है, बढ़िया नाम था उसका। उस बुक का नाम था असबाब बगावत हिंद, यहां लिख देता हूं, असबाब, असबाब, ठीक है, असबाब ए बगावत, बगावत ए हिंद, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि क्या लिखा है ये, ठीक है। असबाब मतलब, अरे भाई ये चला गया, चलो फिर से लिख देते असबाब, ठीक है। एक तो इतने मुश्किल से लिखे, इतना बड़ा नाम, असबाब ए बगावत, बगावत ए हिंद, ठीक है। अब यहां पर मैं अगर आप लोग समझने की कोशिश करो थोड़ा सा कि ये असबाब का मतलब होता है कारण, ठीक है, बगावत मतलब बगावत, और हिंद मतलब हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान में जो बगावत हुई थी उसके कारण क्या थे। तो असबाब बगावत हिंद नाम की जो पुस्तक है ये लिखी थी सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है, उर्दू भाषा में, असबाब बगावत हिंद। तो कोई भी भारतीय भाषा में लिखी गई 1857 के ऊपर में लिखी गई पहली पुस्तक थी असबाब बगावत हिंद, जो सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने। भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक जिसने 1857 के कारणों को जो है एक्सप्लेन किया था, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय में कौन से एक शायर थे, मशहूर शायर, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के समय में जो है वो देखा है, वो मंजर देखा है पूरा का पूरा। तो 1857 के विद्रोह के समय में गालिब थे, मिर्जा गालिब। चलिए, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, एक और चीज है आप लोगों की जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप सभी के सभी। एक पुस्तक है जिसका नाम है माझा प्रवास, माझा, ठीक है, माझा प्रवास, ठीक है, माझा प्रवास, माय ट्रेवल, मेरी यात्रा। तो माझा प्रवास का मतलब होता है, माझा मतलब मेरी और प्रवास मतलब यात्रा, माय ट्रेवल। ये पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है, माझा ये कौन था भाई, माझा प्रवास, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब मराठी में शायरी करते थे क्या, कुछ भी यार। जल्दी बताइए, माझा प्रवास नाम की पुस्तक किसने लिखी थी। एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग यहाँ पर में लिख रहे हैं, ठीक है। विष्णु भट्ट गोडसे, विष्णु भट्ट, ठीक है, गोडसे, इन्होंने लिखी थी। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, विष्णु भट्ट गोडसे। इन्होंने क्या किया था, माझा प्रवास के अंदर में जब 1857-58 के समय में उन्होंने यात्रा की थी और अपनी डायरी के अंदर में वो सब नोट किया था। बाद में 1860 में जाकर उन्होंने प्रकाशित किया इसको, तो ये मराठी भाषा में प्रकाशित हुई थी। बट इससे पहले 1859 के अंदर में ये पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी जिसका नाम था असबाब बगावत हिंद। तो भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक बन गई असबाब बगावत हिंद, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। और दूसरा जो है फ्रेंड्स, ठीक है, दूसरा जो मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर में कि भाई जो माझा प्रवास नाम की पुस्तक है वो लिखी गई थी विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, 69वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण हो सकते हैं। एक बार दबा के शेयर मार दो यार, 2921 लाइक्स यहाँ पर में कॉन्करेंट है, 2100 लाइक्स हो चुके हैं, दबा के एकदम सभी के सभी बच्चे जो है अपना अपना जो है यहाँ पर में शेयर करते रहेंगे जल्दी से, ठीक है। लगना चाहिए यहाँ पर में कि जितने भी बच्चे हैं वो आए हैं तो केवल और केवल ले नहीं रहे हैं, वो अपना प्रतिसाद भी दे रहे हैं। इस तरीके से नहीं हो, ये वो कम्युनिटी है जो ले म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन के अंदर में विश्वास रखती है, ये लगना चाहिए।
1859 के अंदर में असबाब बगावत हिंद प्रकाशित हुई थी। प्रभात अंशु जी, ठीक है। तो देखिए 1857 का विद्रोह जो है विफल हो गया था, जो है खत्म हो गया था, हम उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए भारतीय लोग। तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता ये तो थी ही कि अंग्रेज हमसे ज्यादा सैन्य उनके पास में श्रेष्ठता थी, ज्यादा अच्छे हथियार थे, डिसिप्लिन आर्मी थी, ठीक है। वो आर्मी अपने जो है लीडर्स की बात भी मानती थी। विद्रोही के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी। जो विद्रोही लोग थे उनके पास में कोई एकीकृत मतलब यूनिफाइड कोई प्रोग्राम नहीं था इनके पास में कि भाई जब विद्रोह हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करें, और विद्रोह खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो कोई विचारधारा और एकीकृत कार्यक्रम नहीं था, यूनिफाइड कोई प्रोग्राम नहीं था, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, बहुत सारे लोगों ने इसमें समर्थन नहीं दिया, ठीक है। तो कई सारे बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग समर्थन देते हैं लेकिन कुछ लोग समर्थन नहीं देते हैं, जिस वजह से ये विफल हो जाता है, ठीक है। 1857 के विद्रोह का कारण भी एक प्रकार से यही था, ठीक है, कि विद्रोह में हर कोई जो है अपना सहभागिता नहीं दिखाता है, ठीक है, जिस वजह से, और कई सारे लोग होंगे जो जिन्होंने अपना अपना योगदान वहां पर में नहीं दिया होगा, ठीक है, बार बार आह्वान किया गया होगा कि आप योगदान दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया होगा, जिस वजह से, ठीक है, 1857 का विद्रोह ही विफल हो गया। तो उपयुक्त सभी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में कारण है 1 2 3, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाजनी परवीन जी, जैसे इसके ऊपर में भी कोई खबर आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वो नोटिफिकेशन के अंदर में ही आएगा बराबर से वो, ठीक है। उपेंद्र दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे से कमेंट के लिए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, बताइए कि किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, मतलब 1857 के बारे में बोल रहे हैं, ना तो प्रथम था, ना तो ये पहला कोई संग्राम था, ना तो ये राष्ट्रीय संग्राम था, ना ही ये स्वतंत्रता का संग्राम था, ऐसा किसने कहा है, ठीक है। ना तो ये फर्स्ट था, ना तो ये आपका नेशनल था, ना ही ये इंडिपेंडेंस के लिए था। किसने कहा है अपनी अपनी जो है लेखों के अंदर में, तो आरसी मजूमदार जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, इन्होंने कहा था आरसी मजूमदार ने, ठीक है। अच्छा, पिछले क्लास की जो टेस्ट थी आप लोगों की, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है उस टेस्ट को, बताइए जल्दी से, कितने लोग थे आप लोगों में से जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उस टेस्ट को अच्छे से, ताकि और स्कोर कितना आया था ये भी बता दीजिएगा। जिन्होंने अब तक टीचिंग परीक्षा जो है ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, वो ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर से, ठीक है। आप लोग टीचिंग परीक्षा सर्च करके, ताकि आप लोग को जितनी भी टेस्ट या जितनी भी एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता है वहां से आप लोग कर सके उसको, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था, स्कोर कितना आया था वो भी बता दीजिएगा आप लोग। ये पूरी की पूरी जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए है कि तथाकथित 1857 का विद्रोह ना तो पहला था, ना तो राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो आरसी मजूमदार ने लिखा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसका आरंभ सैनिक विद्रोह का ही था, लेकिन बाद में ये राजनीतिक रूप ले लिया। ये हुआ तो था सैनिक विद्रोह के रूप में स्टार्ट, लेकिन ये बाद में राजनीतिक स्वरूप ले लिया, ठीक है। एस.एन. सेन ने ये बात कही थी। 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। सर सैयद अहमद खान ने अपनी असबाब बगावत हिंद में लिखी है। यह धर्मांधों का का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ठीक है। ऐसे लोग जो रिलीजियस लोग थे, उन्होंने ईसाइयों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, ठीक है। L.E.R. रीज ने लिखा था। और सबसे खराब बात जो मेरे को लगी ना, वो ये लगी थी टी.आर. होम्स की। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, बर्बरता और सभ्यता के प्रति, मतलब हम लोग बर्बर लोग उसके नजर में और वो लोग सभ्य, ठीक है, उनके बीच में युद्ध था। टी.आर. होम्स ने लिखा, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि ये सभ्य लोगों का और जो बर्बर लोग थे उनके ऊपर में विद्रोह था, सभ्यता सभ्य लोगों का। हम सभ्य लोग है भाई, इंडियंस, ठीक है। ये लोग थे बर्बर लोग। बर्बर मतलब जो जुल्म करते हैं, जंगली प्रकार के लोग आ गए वहां से अंग्रेजों से, इंग्लैंड से, उधर से यूरोप से मुंह उठा के, ठीक है, सफेद मुंहे लोग। तो ये होम्स, ठीक है, अपना होम छोड़ के हमारे घर में आके हमारे को ही बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बर्बरता और तथा सभ्यता के बीच में युद्ध था, टी.आर. होम्स ने कहा था ये। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर ब्लैंक को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर प्रदान किया गया। अब ये रॉयल चार्टर क्या चीज है? देखिए फ्रेंड्स, रॉयल चार्टर जो है एक प्रकार का इजाजतनामा था, ठीक है, जिसके अंदर में अंग्रेजों को, ठीक है, भारत और उसके आसपास वाले क्षेत्र में, इधर में और इधर साइड में, ये जितने भी पूरा क्षेत्र है भारत और उसके आसपास का क्षेत्र, वहां पर में 15 साल तक मोनोपोली मिल गई थी, एकाधिकार, मतलब कि कोई और ब्रिटिश कंपनी भारत में इधर आकर व्यापार नहीं करेंगी। तो 15 साल के लिए, 15 ईयर्स के लिए उनको मोनोपोली मिल गई थी। कितने साल के लिए मिली थी? 15 साल के लिए। कि कोई भी ब्रिटेन की दूसरी, देखो यूरोप की कोई और दूसरी कंपनी आ सकती है, दूसरे देश पर थोड़ी अधिकार है रानी एलिजाबेथ का, ठीक है। वो अपने देश के लोगों को रोक सकती थी कि हमारे देश से कोई और इनके साथ में कंपटीशन नहीं करेगा इधर साइड में, ओके। तो सन 1600 के अंदर में 31 दिसंबर सन 1600 को ये इजाजतनामा मिला था, ठीक है।
15 साल के लिए। तो 15 साल के लिए ये इजाजतनामा मिला था। आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी। दामी जी बोल रहे हैं कि 5K लाइक्स करना है फ्रेंड्स। दामी जी आप हो जिसमें मतलब जैसे संस्कार वो है कि भाई जब क्लास कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं, शेयर करना है, लाइक करना है, ये सारी चीजें करना है, बट कुछ लोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अपन यहाँ पर मैं आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ठीक है, ओके, तो भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था ये बताइए आप लोग। सबसे पहले एचएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन आया हुआ है ये, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिए आप लोग। ठीक है, जीएस का क्वेश्चन है आप लोगों का, कभी भी पूछा जा सकता है। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर मैं भगवत गीता जो है आप लोगों की, ठीक है, इसका सबसे पहले अगर किसी को श्रेय दिया जाता है कि भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ये याद रख लेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, भगवत गीता का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो चार्ल्स विंकिस ने किया था। जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, आपका ब्राह्मी लिपि जो है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, उसको उन्होंने सबसे पहले पढ़ा था। ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है उसको सबसे पहले पढ़ा था, और उसके बाद में, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन जो है वो किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था। और गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो है वो किया था तो चार्ल्स विल्किंग्स ने किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। तो अंग्रेजी भाषा के अंदर में सबसे पहला अनुवाद जो है ये किया था चार्ल्स विल्किंग्स ने। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, ब्राह्मी जो लिपि है उसको पढ़ा था उन्होंने, ब्राह्मी लिपि या जिसको स्क्रिप्ट आप लोग कहते हो, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ा था। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, ये बताइए आप लोग जल्दी से। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो है फ्रेंड्स, ये भारत के अंदर में जो गवर्नर की पोस्ट थी, गवर्नर ऑफ बंगाल, उसकी पोस्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, गवर्नर ऑफ पोस्ट का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो ये आया था आपका 1773 के अंदर में, 1773 में। ठीक है, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे ये आप लोगों को बताना है कमेंट करके। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन, ठीक है, हेस्टिंग्स। ठीक है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। तो गवर्नर जनरल की पोस्ट जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट 1773 के अंदर में बनाई गई थी। आप लोगों को बताना है निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंधित है, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंधित है। देखिए जो है 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए हैं, 4 बार अंग्रेजों और जो मैसूर था, ठीक है, मैसूर, उसके बीच में युद्ध हुए हैं। यहाँ पर में मैसूर कर्नाटक का जो ये दक्षिण वाला भाग है, और तमिलनाडु का कुछ वाला पार्ट, केरल का भी कुछ पार्ट, ठीक है, तो ये मैसूरू था। ठीक है, तो अंग्रेजों और मैसूर साम्राज्य के बीच में 4 युद्ध हुए हैं। आप लोगों से पूछा है कि थर्ड वाला एंग्लो मैसूर वॉर किसके बीच में हुआ था, तो थर्ड वाला मैसूर वॉर जो है फ्रेंड्स, कौन सा गवर्नर जनरल इससे संबंधित था ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, किसके समय में हुआ था। ठीक है, तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है ये आप लोगों को हुआ था 1790 से 1792 के बीच में। ठीक है, जिसके बाद में सेरिंगपट्टनम की संधि हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय में था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस है। ठीक है, इनके समय में तीसरा वाला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम इसके समय में हुई थी। परमानेंट सेटलमेंट जो है ये इसी समय में हुआ था, और कॉर्नवालिस कोड भी इन्होंने ही लेकर आए थे। ठीक है, नाउ निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जल्दी बता देंगे आप सभी। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी तीनों में नहीं गए थे। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर गए थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर में कई सारे लोगों ने भाग लिया, लेकिन उसमें से एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी थे। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप देखिए, क्योंकि हमारे पास में केवल 1 मिनट बचा हुआ है लास्ट, बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य है? जल्दी से आप लोग ये क्वेश्चन बताएंगे, फिर मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ठीक है, देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कौन सी वाली बात सही है? इन्होंने मूक नायक नाम से अखबार निकाला था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मूक नायक। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ओके, ही फाउंडेड बहिष्कृत हितकर्णी सभा, इन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा का गठन किया था, ये भी बात बिल्कुल सही है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा। ठीक है, जो लोग बहिष्कृत है उनके हितों की रक्षा करने के लिए एक सभा का आयोजन। ठीक है, तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा इन्होंने जो है बनाई थी। ओके, 1924 के अंदर में, 1924 में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है फ्रेंड्स कब हुई थी? इनका स्वर्गवास जो हुआ था ये हुआ था 1956 के अंदर में। ठीक है, ये भी याद रखना आप लोगों ने, 1956 के अंदर में इनका स्वर्गवास हुआ था। तो ये भी आपका सही है। तो आंसर यहाँ पर मैं कहूंगा कि कौन सा वाला सही है, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, जो कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप लोगों को देते हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस तरीके से हम लोग जो है एक टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, पर्सन्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज वाला, पेड क्लास के अंदर में बहुत जल्दी न्यू बैच के अंदर में भी आप लोगों का होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मतलब हर पर्सन को हम लोग लेंगे और उनके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए हम लोगों ने स्लाइड बनाई है, देखिए आप लोग पूरा का पूरा। ठीक है, कालाराम मंदिर नासिक के अंदर में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, गांधी जी के साथ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, स्वतंत्र लेबर पार्टी की शुरुआत की थी, संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये पूरी की पूरी चीज, जितनी भी चीजें, रिपब्लिकन पार्टी की शुरुआत की थी 1956 में अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले। ठीक है, 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था इन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले। ठीक है, नागपुर के दीक्षा भूमि के अंदर में मूक नायक इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, जनता, ठीक है, जाति का विनाश, अछूत, ये कई सारी चीजें उन्होंने लिखी है, और भी बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ओके, तो जितने भी बच्चे हैं जल्दी से जल्दी टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोग ये सारी चीजें कर सके। और तैयार रहिए आप सभी के सभी, आपके 30 डेज चैलेंज के लिए रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। जितना जल्दी रिवीजन करोगे उतना ज्यादा 30 डेज चैलेंज के अंदर में फर्स्ट डे से ही आप टॉप में रहना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो पहले दिन से रहना है, तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है। तो जो बच्चे ऑलरेडी कोर्स में एनरोल है वो लोग रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए अपनी, ताकि आप लोग आगे रह सके। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी आप लोगों की हिंदी की क्लास है, ठीक है, तो वो आप लोग कर सकते हो। जिन बच्चों को टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना है, मैं आपको बता दूं, नीचे में नंबर चल रहा है 9697884444, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं डायरेक्टली, मैं आपको बता दूं कि नीचे में आप लोगों को लिंक्स दी गई है कोर्सेज की, उस पर भी आप लोग क्लिक कर सकते हो। ठीक है, या फिर टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर में मिल जाएगा आपको। बाकी नंबर आपका चल रहा है, उस पर भी कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।